हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द सेशन। और आज के सेशन में हम इकोनॉमिक्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए यूनिट देखेंगे, दैट इज कंज्यूमर बिहेवियर। पिछले यूनिट में हमने डिमांड एनालिसिस देखा था, जिसमें हमने बेसिक से ओवरऑल कंसेप्चुअल क्लैरिटी देखी थी रिगार्डिंग द व्हाट डज द डिमांड मीन्स, डिमांड क्या होती है, और उससे रिलेटेड टर्म्स को हमने डिटेल में समझा था। यदि आपने वो यूनिट नहीं देखा है देन डू वॉच, इट विल बी यूजफुल फॉर यू। ओके, लिंक जो है इसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अब बढ़ते हैं हम टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कंज्यूमर बिहेवियर। अब कंज्यूमर कौन होता है? जिनसे जो गुड्स या सर्विसेज को जो है लेता है, यानी जो गुड्स को बाय करता है, दैट पर्सन और इंडिविजुअल इज नोन एज कंज्यूमर। अब कंज्यूमर के बिहेवियर को समझना क्यों जरूरी है, या ये चैप्टर क्यों हमारे लिए जरूरी है? यदि कंज्यूमर के बिहेवियर को नहीं समझा जाएगा तो गुड्स बिकेंगे कैसे मार्केट में, है ना? तो दैट इज वाई दिस इज इंपॉर्टेंट कि कंज्यूमर के बिहेवियर को समझना है, उसकी साइकोलॉजी को समझना है कि व्हाई ही वांट टू परचेज दैट गुड्स, उसे क्यों चाहिए कोई पर्टिकुलर गुड्स, या उसे कोई सर्विस जो है वो किस कारण से चाहिए। तो बिफोर मूविंग टू दिस, हमें ये समझना है उससे पहले, उसके बिहेवियर को समझने पहले, दैट इज व्हाट इज ह्यूमन वांट्स। वांट क्या है? हमने पिछले यूनिट में भी डिस्कस किया था, डिमांड वाले यूनिट में, कि हम इंसानों की जो है बहुत सारी इच्छाएं होती है, जिसमें हमने एग्जांपल देखा था, वी हैव अ डिजायर टू बाय अ कार। हमारी इच्छा है, हमारी डिजायर है। तो ह्यूमन वांट्स जो है बहुत ही अनगिनत हो सकती हैं। तो हमारे डिजायर है, या हम कहें हमारी विश है, या वी कैन से दैट हमारा मोटिव है कि हमें ये पर्टिकुलर चीज जो है वो चाहिए। सो हमारी इच्छाएं बहुत सारी हैं। बीइंग अ ह्यूमन, आपने खुद को आप एनालिसिस करोगे तो दिन में अनगिनत इच्छाएं होती हैं, है ना? खाने से लेकर रहन सहन, बहुत सारी इच्छाएं। सो वी कैन से दैट अवर ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। हमारी वांट्स जो हैं वो अनलिमिटेड है। अब ये अनलिमिटेड क्यों है, या एक्चुअली हमारी वांट्स होती क्यों, किस कारण से हमें इच्छा होती है कि हमें ये चाहिए वो चाहिए? तो देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स जिसके कारण जो है ह्यूमन वांट्स आर बिल्डअप। जैसे कि यदि हम डिस्कस करें कुछ फैक्टर्स की, तो फिजिकल फैक्टर हो सकता है, हमें आरामदायक जिंदगी चाहिए, अच्छे से रहना है, तो वी वांट एन एसी फॉर दैट। हमें कूलर चाहिए, एसी चाहिए। हम हमारा पहनावा अच्छा होना चाहिए, तो हमें जो है अच्छे क्लोथ्स जो है रिक्वायर्ड हैं। ओके, हमें अच्छी घड़ी चाहिए, है ना? वी वांट अ गुड वॉच। तो ये फिजिकल फैक्टर्स हैं जो हमें हमारी इच्छाओं को बढ़ाते हैं, जो हमें सुविधा देते हैं कुल मिला के। और दूसरे फैक्टर की यदि हम बात करें तो नेक्स्ट फैक्टर हो सकता है, देयर कुड बी अ साइकोलॉजिकल फैक्टर। अब साइकोलॉजिकल फैक्टर का मतलब क्या हुआ है? आपकी साइकोलॉजी में वो चीज फिट हो गई है कि आपको वो पर्टिकुलरली चीज जो है चाहिए, या पर्टिकुलर गुड्स चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको आदत पड़ गई है कि आपको ब्रांडेड कपड़े ही पहनना है। यदि ब्रांडेड क्लॉथ्स नहीं होंगे तो यू विल नॉट बी सेटिस्फाइड, आपको मजा नहीं आएगा। तो ये आपकी साइकोलॉजी में फिट हो गया है, ब्रांडेड क्लोथ्स होंगे तो ही मैं पहनूंगा या पहनूंगी, अदरवाइज नहीं, मजा नहीं आता है नॉर्मल कपड़ों में। तो ये आपकी साइकोलॉजी में फिट हो गया है ना? किसी शॉप पे परचेज करने जाते हैं तो यहाँ पे अगर ये वाले भैया बेचेंगे तो वो अच्छे से बात करते हैं, तो उनकी चीज जो है मुझे समझ में आ जाती है। उनके भैया अगर खड़े रहते हैं तो मुझे उनसे सामान लेने में मजा नहीं आता है। होता है आपके साथ? तो दिस इज द साइकोलॉजिकल फैक्टर, जिसके कारण हमारी इच्छाएं होती हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें, सोशल फैक्टर होता है। भाई सब कुछ ले रहे हैं, किसी चीज का ज्यादा चलन चल रहा है तो हम भी लेंगे, सबके पास मोबाइल है, मुझे भी मोबाइल चाहिए, है ना? तो सोशल फैक्टर, सोसाइटी के इर्द गिर्द देख रहे हैं, सबके पास है तो मुझे भी चाहिए, तो मेरी भी इच्छा हो गई कि आई वॉन्ट अ मोबाइल। हो सकता है मुझे उसकी नीड न हो। तो इस कारण से जो है दोस्तों, हमारे बहुत सारे अनगिनत विशेष डिजायर्स एंड मोटिव होते हैं। तो इससे हमें ये तो समझ में आया कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। लेकिन क्या हमारी हर इच्छा पूरी की जा सकती है? हमने पिछले सेशन में भी डिस्कस किया था। सो ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, लेकिन जो हमारे पास रिसोर्सेस हैं दोस्तों, वो क्या है? वो तो लिमिटेड है। भाई मुझे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, अच्छी लाइफ चाहिए, लग्जरियस लाइफ चाहिए, कार होनी चाहिए दो चार, आपने सोच ली। तो सोचने से क्या होता है? रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, आपके पास पैसा लिमिटेड है, कहीं ना कहीं उसकी लिमिट है, कितना भी पैसा हो लेकिन देयर विल बी ए लिमिट। टाइम आपके पास लिमिटेड है, तो आपके पास रिसोर्सेस
जो है लिमिटेड है, और ह्यूमन वांट्स, हमारी जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है। तो इस कारण से हमें क्या करना पड़ेगा है, वी हैव टू मेक अ चॉइस। हमें जो है चॉइस करना पड़ता है कि हमारी अर्जेंट नीड्स कौन सी हैं, यानी हमारी अर्जेंट वांट्स कौन सी है, और हमारी नॉट सो अर्जेंट वांट्स कौन सी है। यानी जो जरूरी चीजें हैं उसको हम पहले पूरा करेंगे, पहले लेंगे, और जो अभी जरूरत में नहीं है उसको बाद में। किस कारण से? क्योंकि हमारे रिसोर्सेस लिमिटेड है, या तो पैसों की लिमिट होगी या समय की लिमिट होगी। तो आप इसलिए यदि आपकी बहुत सारी इच्छाएं हैं तो आप हमेशा ये पाओगे कि आप प्रायोरिटी किसको देते हो, जो सबसे अर्जेंट नीड है। अब आपके पास भूख लगी, आपको बहुत सारा खाना रखा है आपके पास में, लेकिन आपको पानी की प्यास है, तो व्हाट इज द अर्जेंट वांट? आपकी अर्जेंट वांट जो है पानी है, खाना नहीं है उस पर्टिकुलर मोमेंट पे यदि बात करें। ओके, तो ड्यू टू ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेस आर लिमिटेड, अ पर्सन और अ ह्यूमन बीइंग हैज टू मेड अ चॉइस बिटवीन अर्जेंट नीड्स एंड नॉट सो अर्जेंट। हम अर्जेंट वांट्स को पहले सेटिस्फाई करते हैं, और फिर जो है हम नॉट सो अर्जेंट वांट्स के बाद में जो है उसके पीछे जाते हैं। ये समझ में आ गया? अब ये टॉपिक हमने क्यों पढ़ा है, ये कंज्यूमर बिहेवियर का बेसिक टॉपिक है, जो हमें किसी ह्यूमन के बारे में बताता है कि हमारे विशेष क्यों। अब इसमें से एक क्वेश्चन भी फ्रेम हो सकता है। कैसे? जैसे हमने देखा कि रिसोर्सेस क्या है, लिमिटेड है। अब यहाँ पे पूछा जा सकता है कि रिसोर्सेस, हम अगर चाहें तो लिखें ड्यू टू स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस, ड्यू टू स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस वी हैव टू, वी यानी ह्यूमन, हैव टू मेक चॉइसेस। और किस चीज की चॉइस करनी पड़ती है? वी हैव टू मेक चॉइसेस ऑफ वांट्स या अर्जेंट वांट्स। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में कि आपको चॉइस मेकिंग क्यों करनी पड़ती है, ड्यू टू स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस, ड्यू टू अबेंडेंस ऑफ रिसोर्सेस, या उसके अलावा ऑप्शन। तो व्हाट यू विल चूज? यस दोस्तों, आप क्या चूज करेंगे? जैसे कि हमने पढ़ लिया है, तो वी विल चूज दैट ड्यू टू scarcity of resources we have to make the choices। ठीक है, तो आपका आंसर, तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है यहाँ फ्रेम हो सकता है। इज इट क्लियर? अब आते हैं कि ह्यूमन वांट्स की फीचर्स क्या है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ह्यूमन वांट्स। ओके, तो लेट अस सी ओवर द फीचर्स ऑफ ह्यूमन वांट्स। सबसे पहला फीचर की यदि हम बात करें, लेट अस इरेज टू दिस सो दैट आपको अच्छे से समझ में आए और दिखे भी। ठीक है, तो लेट अस, यस, फीचर्स। सबसे पहले ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, जो अभी हमने डिटेल में समझ लिया, ये अलग अलग कारणों से अनलिमिटेड होती है। देन इट इज अफेक्टेड बाय इनकम, टेस्ट, फैशन, एडवर्टाइजिंग एंड सोशल। हमारी जो ह्यूमन बॉन्ड्स हैं वो अलग अलग कारणों से इम्पैक्ट होती है। आपकी इनकम ज्यादा होगी तो आपकी ख्वाहिशें भी बढ़ेंगी, है ना, कि और ज्यादा चीजें चाहिए। टेस्ट एंड प्रेफरेंस के कारण आपकी वांट जो है डिफरेंशिएट करेगी। एडवर्टाइजमेंट कहीं देख लिया तो एकदम से कहीं कोई एडवर्टाइजमेंट देगी और एडवर्टाइजमेंट वॉज अट्रैक्टिंग, तो आपको वो पर्टिकुलर चीज लेने का मन हो गया, तो वो आपकी इच्छा जनरेट हो गई, डिजायर जनरेट हो गया। सोशल नॉर्म्स, जैसे कि अभी हमने बात की सोशल फैक्टर, कि सभी ले रहे हैं, सभी के पास पर्टिकुलरली सोसाइटी में कोई चीज है, तो उसको आपको भी फॉलो करना है, इसलिए आपकी नीड जनरेट हो गई। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करें, वांट्स डिफर इन इंटेंसिटी। वांट्स जो है, हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी जो डिजायर है, वो डिफर करती है इंटेंसिटी, यानी इंटेंसिटी का मतलब तीव्रता। वांट्स की तीव्रता जो है अलग अलग है। यदि जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था कि हमें प्यास लगी है और हमारे सामने खाना रखा है, तो अभी हमारी पानी की तीव्रता जो है, दैट इज द मोर देन हंगर। ठीक है, तो तीव्रता जो है उसकी इंटेंसिटी अलग अलग समय पर अलग अलग होती है। ठीक है, यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ वांट्स। अब आपको उस पर्टिकुलरली वांट को सेटिस्फेक्शन कैसे मिलेगा, उसकी यूटिलिटी यानी उसका सेटिस्फेक्शन जो हम डिटेल में पढ़ेंगे, ये टॉपिक पूरा यूटिलिटी के ऊपर ही डिपेंड है, कंज्यूमर बिहेवियर, है ना। तो यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ वांट्स। आपकी वांट की इंटेंसिटी कितनी है,
इस पे जो है आपका सेटिस्फेक्शन, यदि ज्यादा प्यास लगी है तो सेटिस्फेक्शन बिल्कुल एक गुड पियोगे जैसे ही आप, तो यू विल फील दैट यस आई एम फीलिंग सेटिस्फाइंग, फिर नेक्स्ट ऐसा करके। तो वो डिपेंड करती है कि आपकी वांट की तीव्रता कितनी है। आई वॉन्ट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, ये आपकी डिजायर है। अब उसकी तीव्रता कैसे पता पड़ेगी हमको दोस्तों? हाउ वी वुड नो दैट कि हमारी वांट, हमारी जो मन है, हमारी जो इच्छा है कि आई वांट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, तो जितनी हम तैयारी करते जाएंगे वी विल फील सेटिस्फाइड बाय दैट। ओके। अब आते हैं ईच वांट इज सेटिएबल, हमारे जितने भी वांट्स हैं जिन तो वो सेटिस्फाई हम कर सकते हैं। ओके। वांट्स आर कॉम्पिटिटिव, वांट्स कॉम्पिटिटिव क्यों है? क्योंकि हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो क्या हैं, लिमिटेड हैं। अब रिसोर्सेस लिमिटेड है, समय की हमारे पास लिमिटेशन है, कैपिटल की लिमिटेशन है, तो हम जो है हमारी वांट्स को कॉम्पिटिटिव कर सकते हैं, यानी हम प्रायोरिटी देख सकते हैं कि हमारे पास कौन सी वांट अभी हम सेटिस्फाई करेंगे, जो हम चॉइस मेकिंग देख रहे थे। फॉर एग्जाम्पल बीइंग अ स्टूडेंट, आपको टेक्स्ट बुक खरीदना है कि आपको किसी वेकेशन पे जाना है, ये चॉइस करना होगा, तो ये वांट्स कॉम्पिटिटिव हैं कि लिमिटेड रिसोर्सेज या समय के लिमिटेशन को देखते हुए यू हैव टू मेक अ चॉइस उसमें से, कि यार पैसे ज्यादा खर्च हो जाएंगे, टेक्स्ट बुक्स लेना जरूरी है, मेरी एग्जाम है ना। तो वांट्स आर कॉम्पिटिटिव। वांट्स कैन बी सेटिस्फाइड इन एन अल्टरनेट वे, वांट्स को हम अल्टरनेटिव वे से सेटिस्फाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको भूख लगी है, बहुत ज्यादा लग्जरियस खाना नहीं भी मिला है, तो दाल रोटी से भी आपका काम चल जाएगा, है ना। दाल रोटी नहीं मिली, बाय ईटिंग ब्रेड ऑल्सो यू कैन सेटिस्फाइड। ब्रेड भी नहीं है, बाजरा से जो है आप आपकी वांट को, देयर कैन बी एन अल्टरनेटिव वेज जिससे आप आपकी वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। वांट जो है सब्जेक्टिव है एंड रिलेटिव है। सब्जेक्टिव यानी हर पर्सन की वांट जो है डिफर करेगी उसके पैसे के हिसाब से, है ना। तो इट इज अ सब्जेक्टिव मैटर, हम कह सकते हैं कि वांट इज अ सब्जेक्टिव, यानी इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इट डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम। ठीक है, वही चीज नेक्स्ट है सब्जेक्टिव, इसी कारण उसको कहा गया है कि सबके लिए वांट जो है अलग मायना रखती है, क्योंकि ये वेरी करती है टाइम प्लेस और पर्सन से। सम वांट्स ऑकर अगेन अगेन, कुछ वांट्स जो हैं हमेशा ऑकर करती हैं अगेन एंड अगेन। आज खाना खाया है तो जरूर ये ऐसा होगा क्या कि अब भूख ही नहीं लगेगी? नहीं, ये ऐसी वांट है जो अपने समय से जो है रिपीटेटिव होती जाती है। तो कुछ हमारी वांट्स ऐसी है जो अगेन एंड अगेन ऑकर करती है। सम वांट्स बिकम हैबिट एंड कस्टम, कुछ वांट्स ऐसी हैं जो हैबिट और कस्टम के कारण जो है हम उसको अपनी लाइफ में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मंदिर जाना, आपका खुद का मन नहीं था, आपने देखा घर में सभी लोग जो है मंदिर जाते हैं, दर्शन करते हैं और फिर ही खाना खाते हैं, आपने भी वो देखा, रेगुलर देख रहे हो घर वालों को, तो आपको भी वो आदत पड़ गई। अब आपकी वो चीज जो है वांट में आ गई है कि आप जब तक वो चीज नहीं करते हो तो आपको सेटिस्फेक्शन, मजा नहीं आता है ना। हमारी लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में, मजा नहीं आता है, तो वो आपकी वांट बन गई है। सो यू आर फॉलोइंग दैट हैबिट। सो दिस आर द फीचर्स ऑफ ह्यूमन वांट्स। अब आते हैं, हमने ह्यूमन वांट्स को समझ लिया, अब देखते हैं कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है। What does consumer behavior mean? Consumer behavior in economics refers to the study of how individuals make decision to allocate their limited resources, income among various goods and services to maximize their satisfaction, that is utility। ब्रैकेट में लिखा है। कंज्यूमर बिहेवियर क्या है? यदि इकोनॉमिक्स की भाषा में समझें तो ये एक तरीके की ऐसी स्टडी है जहां पे इंडिविजुअल जो है, कोई पर्सन जो है डिसीजन लेता है कि उसके पास जितने भी संसाधन हैं, जिसकी लिमिट है, जैसे कि उसकी इनकम, तो वो उससे कौन से गुड्स और सर्विसेज खरीदे ताकि उसका सेटिस्फेक्शन जो है मैक्सिमम हो। आपके पास 100 रुपए हैं तो आप कोशिश करेंगे उस 100 रुपए का इस तरीके से इस्तेमाल करें कि आपको लास्ट में तसल्ली हो। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपका कुछ खर्चा हो गया, बोले यार पैसा भी खर्च हो गया और मजा नहीं आया, मूवी देखने गए, ये 500 रुपये लग गए, अच्छे थिएटर में गए, 500 भी लग गए पर मूवी अच्छी नहीं थी यार, मजा नहीं आया, दैट मीन्स आपको सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। तो कंज्यूमर बिहेवियर एक ऐसी स्टडी की जाती है इकोनॉमिक्स में ताकि ये समझा जाए कि कंज्यूमर के पास जितनी भी इनकम है, लिमिटेड रिसोर्सेस हैं उसके पास, उन संसाधनों से वो ऐसे कौन से गुड्स एंड सर्विसेज खरीदे
जिससे उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन की पैसा वसूल वाली बात हुई हो, है ना। दैट इज द कंज्यूमर बिहेवियर। यदि इसको हम अदर वर्ड्स में पढ़ें तो कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर रिफर्स टू द स्टडी ऑफ कस्टमर्स, कस्टमर्स के बारे में पढ़ना, एंड हाउ दे बिहेव वाइल डिसाइडिंग अ बाय अ प्रोडक्ट। जब वो प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उनके पीछे बैकग्राउंड में क्या चलता है उस चीज को समझना, दैट इज नोन एज कंज्यूमर बिहेवियर दैट सेटिस्फाई देयर नीड्स। वो जो है, यदि हम कंज्यूमर के बिहेवियर को समझ जाएंगे और वो चीज को उनके सामने उस तरीके से उन गुड्स और सर्विस को प्रस्तुत करेंगे तो वो चीज जो है उनकी नीड को सेटिस्फाई करेगा और वो जो है बार बार उस चीज की फिर परचेज करेंगे। इट रिवील्स द एक्शन ऑफ कंज्यूमर दैट ड्राइव देम टू बाय एंड यूज सर्टेन प्रोडक्ट्स। यही चीज जो अभी हमने बात की कि ये चीज, यही चीज रिवील करेगी उनकी एक्शंस, कि वो जो है उसको खरीदना चाहेंगे और उसको यूज करना चाहेंगे। दैट इज ऑल अबाउट कंज्यूमर बिहेवियर। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है कि ये सब प्रयास इसलिए किया जाता है कंज्यूमर के बिहेवियर को समझने के लिए ताकि उसको क्या रहे, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, यानी उसको मैक्सिमम यूटिलिटी मिले। अब यूटिलिटी वर्ड क्या होता है, और ये पूरा चैप्टर जो है यूटिलिटी पे डिपेंड है। तो आइए पढ़ते हैं। द वर्ड यूटिलिटी मीन्स, यूटिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ अ गुड और अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई अ कंज्यूमर वांट्स। यूटिलिटी क्या है, एक ऐसी योग्यता है ऑफ अ गुड्स और कमोडिटी टू सेटिस्फाई अ कंज्यूमर वांट्स, कंज्यूमर की वांट्स को सेटिस्फाई करने की एक कैपेबिलिटी है, दैट इज नोन एज यूटिलिटी। इन अदर वर्ड्स, अदर वर्ड्स में हम उसको कह सकते हैं ये हमारा वांट सेटिस्फाइंग पावर है। इससे हमारी वांट्स, हमारी जो डिजायर है वो उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है, उसी को ही हम बोलते हैं यूटिलिटी। क्या सेटिस्फेक्शन को यूटिलिटी बोलते हैं? नहीं, इससे हमको सेटिस्फेक्शन मिलता है ऐसा हम बोल सकते हैं, सेटिस्फेक्शन मिलेगा ही ऐसा हम नहीं कह सकते ऑफ अ प्रोडक्ट। यूटिलिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड और मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ, यूटिलिटी को हम मेजर करेंगे कैसे, यूटिल्स में या यूनिट्स ऑफ सेटिस्फेक्शन। कितना सेटिस्फेक्शन मिला है, पानी पिया है तो कितना सेटिस्फेक्शन मिला है, ये हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये हम यूटिलिटी के माध्यम से जो है हम मेजर करते हैं कि किसी पर्सन को कितना सेटिस्फेक्शन मिला है, पर्टिकुलरली किसी गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करने से। ठीक है। अब यूटिलिटी, फॉर एग्जांपल, आपको सेम एग्जांपल लेते हैं। आप सपोज आपको प्यास लगी है और आपके सामने यदि वाटर बॉटल रख दें तो क्या आप सेटिस्फाई हो जाएंगे? क्या प्यास बुझ जाएगी? नहीं, जब तक हम इस पानी को नहीं पियेंगे वी आर नॉट सेटिस्फाइंग। तो हम कह सकते हैं क्या, यूटिलिटी दैट मीन्स सेटिस्फेक्शन। ये पानी की प्यास लगी है और आपके सामने बॉटल है ना, जिससे आप पानी पी सकते हैं। तो हम नहीं कह सकते जब तक हमने कंज्यूम नहीं किया। अब कंज्यूम करने के बाद ही हमें पता पड़ेगा कि इट विल बी अ सेटिस्फेक्शन और नॉट। हो सकता है मैंने पानी कंज्यूम किया, थैंक यू, है ना, हो सकता है मैंने पानी कंज्यूम किया और उसके बाद हो सकता है पानी मुझे खारा लगा तो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। हो सकता है पानी मुझे अच्छा लगा हो तो इट इट हैज क्रिएटेड अ सेटिस्फेक्शन। तो यूटिलिटी जो है, हम ये नहीं कह सकते कि यूटिलिटी दैट मीन्स सेटिस्फेक्शन। यूटिलिटी एक एबिलिटी है, ये मुझे सेटिस्फेक्शन दे सकता है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि ये क्या है, हमारी एक तरीके से एंटीसिपेटेड सेटिस्फेक्शन। ये सेटिस्फेक्शन दे भी सकता है हमें और नहीं भी दे सकता है। अब ये जो पानी हमने कंज्यूम किया, यदि ये सॉल्टेड वाटर होता, हो सकता है मुझे अच्छा नहीं लगे, है ना। तो इसलिए जो है यूटिलिटी को हम एक्चुअल सेटिस्फेक्शन नहीं कहेंगे, इट इज अवर एंटीसिपेटेड सेटिस्फेक्शन। तो हमारी यूटिलिटी हमारा सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, ये हमारा सेटिस्फेक्शन क्रिएट करने को या सेटिस्फाई करने का पावर है। जो हमने देखा कि इट इज अ वांट सेटिस्फाइंग पावर, ये पावर है जो सेटिस्फाई कर सकती है, बट हम इसको सेटिस्फेक्शन नहीं कह सकते हैं। यूटिलिटी सब्जेक्टिव इन नेचर, यूटिलिटी सब्जेक्टिव क्यों है, ये डिफर करती है, हर इंसान की नीड एंड डिजायर्स आर डिफरेंट, तो इसलिए इसे सब्जेक्टिव कहा गया है कि इसके मायने हर इंसान के लिए अलग अलग रहेंगे। ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन अर्जेंसी ऑफ वांट, आपकी यूटिलिटी जो है अर्जेंसी ऑफ वांट के ऊपर डिपेंड करेगी कि जिस पर्टिकुलरली डिजायर वांट की अर्जेंसी है उसका उतना सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि हमारी यूटिलिटी है जो है, इट इज नॉट इक्वल टू सेटिस्फेक्शन। यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन नहीं है, ये हमने देखा। ये क्या है, वांट सेटिस्फाइंग पावर है।
ये आपको सेटिस्फाई कर सकती है बट जरूरी नहीं है, इसलिए हमने इसको क्या कहा था, ये एंटिसिपेटेड सेटिस्फेक्शन हम इसको कह सकते हैं, बट इट इज नॉट एक्चुअल सेटिस्फेक्शन, तो ये नहीं है। अब फिर नेक्स्ट लिखा है यूटिलिटी इज नॉट इक्वल टू यूजफुलनेस। यूटिलिटी, यूजफुलनेस, क्या कोई चीज जरूरी होती है इस वही हमें सेटिस्फेक्शन देती है क्या? कोई ऐसा है क्या? नहीं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे लिए हार्मफुल है या हमारे यूज की नहीं है, स्टिल इट्स गिव्स अस द सेटिस्फेक्शन। फॉर एग्जाम्पल हमारे लिए हार्मफुल है अल्कोहल, लेकिन यदि जिसको आदत है एंड इफ ही इज कंज्यूमिंग, उसको उससे सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि यूटिलिटी जो है सिर्फ जरूरी चीजों में ही नहीं, यदि कोई हार्मफुल प्रोडक्ट्स भी हैं उसमें भी यूटिलिटी होती है, तो यूटिलिटी इज नॉट इक्वल टू यूजफुलनेस। ठीक है, तो हार्मफुल प्रोडक्ट्स की भी यूटिलिटी होती है। यूटिलिटीज ऑफ प्लेजर, किसी चीज को कंज्यूम करते हैं मजा आता है, सिर्फ उसकी यूटिलिटी होगी? नहीं। किसी कोई चीज जरूरी आपको कोई पढ़ना पढ़ना जो है आपको सेटिस्फेक्शन हो सकता है, प्लेजर मजा नहीं आता है, लेकिन पढ़ना जो है आपको सेटिस्फेक्शन देगा। यदि आपकी नियर बाय एग्जाम है, आपकी कुछ उसकी जरूरत है, तो डेफिनेटली इट विल गिव यू द सेटिस्फेक्शन, भले आपको उससे मजा आ रहा हो या नहीं हो। आपकी जरूरत बन गई है, आपके फैमिली मेंबर में कोई अर्निंग मेंबर नहीं है, यू वांट अ जॉब, ओके, तो दिस कैन बी, सो वी कैन से दैट यूटिलिटी जो है हमारी नॉट इक्वल टू सेटिस्फेक्शन। ये आपको सब चीजें पता होना चाहिए। एग्जामिनेशन में बीच बीच से इसी से ही क्वेश्चंस पूछे हैं, इसलिए हमें कंसेप्ट पे फोकस करना है। नॉट इक्वल टू सेटिस्फेक्शन, यूजफुलनेस और प्लेजर। ठीक है, यूटिलिटी जो है हमारी वांट सेटिस्फाइंग पावर है, एबिलिटी है जिससे हमारी वांट सेटिस्फाई हो सकती है। सेटिस्फाई होगी कि नहीं होगी, हम इसको यूटिलिटी नहीं कहेंगे। कुल मिला के इसका अब हम निष्कर्ष निकालें इन वन लाइन, तो सो द कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी इज इथिकली न्यूट्रल। हमारी यूटिलिटी जो है वो न्यूट्रल है, कोई पक्षपात नहीं करती है। गरीब को भी यूटिलिटी क्रिएट होगी, अमीर को भी क्रिएट होगी। यूजफुल के लिए भी, यूजफुल प्रोडक्ट्स के लिए भी यूटिलिटी बन सकती है, हार्मफुल प्रोडक्ट्स के लिए भी बन सकती है। प्लेजरेबल गुड्स या कमोडिटीज के लिए जो है इट कैन यूटिलिटी कैन बी क्रिएटेड, एंड नॉन प्लेजरेबल के लिए भी जो है यूटिलिटी क्रिएट हो सकती है। तो ये हो गया हमारा बेसिकली, हमने यूटिलिटी को समझा कि यूटिलिटी एक तरीके से एक ऐसी एबिलिटी है, ऐसी चीज है जिससे हम अपनी वांट को सेटिस्फाई कर सकते हैं, और उसको हम मेजर कर सकते हैं कि हमें कितना सेटिस्फेक्शन मिला। हम यूटिलिटी को उस वे में मेजर कर सकते हैं, जिसे हम यूनिट्स ऑफ सेटिस्फेक्शन कहते हैं या यूटिल्स कहते हैं। ओके, अब आते हैं हम आगे। जैसे कि हमने कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ा, अब कंज्यूमर के बिहेवियर को समझने के लिए अलग अलग लोगों ने अलग अलग थ्योरीज दी हैं। ठीक है, तो थ्योरीज ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर उसी को ही बोलते हैं। दिस थ्योरीज एक्सप्लेन हाउ कंज्यूमर मेक्स चॉइसेस, और ये जो थ्योरीज हम देखेंगे उसमें हमें यही चीज समझने को मिलती है कि कंज्यूमर कैसे चॉइस करता है कि मुझे ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट चाहिए या नहीं चाहिए, या कौन से उसके लिए अर्जेंट है, कौन से उसके लिए अर्जेंट नहीं है। तो वो चॉइसेस कैसे बनाता है, किस बेसिस पे बनाता है, टू मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फेक्शन और यूटिलिटी। जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से, कमोडिटी से, सर्विस से उसको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, वो वही प्रोडक्ट को चूज करेगा। ठीक है, गिवन लिमिटेड इनकम एंड वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो कंज्यूमर बिहेवियर की थ्योरी को समझने के लिए जो सबसे पहले थ्योरी है हमारे सामने, दैट इज कार्डियन यूटिलिटी थ्योरी, जिसको हम कहते हैं, या फिर हम उसको मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी कहते हैं, और इसे हम मार्शलियन अप्रोच कहते हैं। मार्शलियन अप्रोच क्यों कहते हैं? बिकॉज ये थ्योरी जो है हमारे अल्फ्रेड मार्शल दी जी द्वारा जो है दी गई है। यू शुड नोट इट डाउन, इस नोट्स आप बना रहे हैं तो इसको आप मेंशन कीजिए अपने नोट्स में। ठीक है, तो कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी या मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी क्या बोलती है कि हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं इन अ कार्डिनल वे। कार्डिनल नंबर्स में हम इसको मेजर कर सकते हैं, 1 2 3, कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, हम इसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यूटिलिटी जो है कुछ अजम्पशंस पे काम करती है, ये अजम्पशंस हमको पता होने चाहिए, तो उसके बाद हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि किसी इंसान को कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है पर्टिकुलरली कोई कमोडिटी या गुड्स को कंज्यूम करते हुए। तो ये अजम्पशंस क्या हैं?
आपको हमेशा ये मानना है कि कंज्यूमर इज रैशनल, कंज्यूमर जो है लॉजिकल है, बिल्कुल होशियार है ना। हमारी लैंग्वेज में हम बोले कि कंज्यूमर जो है रैशनल है, हमेशा वो ये प्रेफर करेगा कि उसको वो अपने सेटिस्फेक्शन को क्या कर रहा है, मैक्सिमाइज मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फेक्शन का ये हमेशा प्रेफरेंस देगा, मैक्सिमाइज द सेटिस्फेक्शन, है ना। वो क्या प्रेफर करता है, टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फेक्शन। पहला आपको ये अजम्पशन मानना पड़ेगा जब आप यूटिलिटी को मेजर कर रहे हैं। दूसरा, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड, आपको ये मानना पड़ेगा कि यूटिलिटी को हम मेजर कर सकते हैं। मेजर कैसे करोगे, आप उसको कार्डिनली मेजर करोगे, कार्डिनली, जो इसकी कार्डिनली मेजर करोगे, जो उसका नाम भी है कार्डिनली। क्या यूटिलिटी सच में मेजर, वैसे अजम्पशन लेना है आपको कि आप उसको मेजर कर, एक्चुअली यूटिलिटी आपने सपोज जैसे आई हैव कंज्यूम्ड अ वाटर, एक सिप मैंने वाटर, कितना सेटिस्फेक्शन मिला, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, रियलिटी में पॉसिबल है क्या। तो हम क्या कर रहे हैं उसको, हम उसको मेजर कर रहे हैं, ये अजम्पशन करेंगे कि हम इसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है। और मेजर हम कैसे करेंगे, मनी इज यूज्ड एज द मेजरिंग रॉड ऑफ यूटिलिटी, हम मनी का इस्तेमाल करेंगे कि आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिला है इस प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हुए, तो वो प्रोडक्ट का जो हिस्सा है, अ, कितने में आपने खरीदा था, उसकी यूटिलिटी हम मनी का एक वे, माध्यम चुनेंगे यूटिलिटी को मेजर करने में, ठीक है। फिर कॉन्स्टेंसी ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, हम जो है कॉन्स्टेंसी ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को अडॉप्ट करेंगे कि मनी वैल्यू जो है डिफरेंट रहेगी, हमेशा सबके लिए जो है मनी वैल्यू डिफरेंट होगी। नेक्स्ट जो है इंडिपेंडेंट हाइपोथेसिस ऑफ यूटिलिटी, आपको ये अप्रोच लगाना है कि हर एक यूनिट को कंज्यूम करते हुए वी कैन मेजर द यूटिलिटी। जैसे ही पर्टिकुलरली कोई कंज्यूमर है और वो कोई प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहा है, तो उसके हर एक यूनिट पे उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, और उसको हर एक यूनिट पे अगर उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, तो हम उसको यूटिलिटी को क्या कर पाएंगे, मेजर कर पाएंगे। तो आपको ये assumptions को ध्यान रखना पड़ेगा while applying this approach, that is marginal utility theory। यहां तक क्लियर है, बहुत आसान सी चीजें हमने पढ़ी हैं अभी तक। ह्यूमन वांट्स क्या होती हैं, कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, और फिर उसमें हमने पहली अप्रोच के अजम्पशंस देखे हैं जो मार्शल जे द्वारा दिए गए हैं। अब हम बात करें कि भाई ये यूटिलिटी थ्योरी है क्या, मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी क्या है, आइए इसको समझते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी इज द एडिशनल सेटिस्फैक्शन और यूटिलिटी दैट अ कंज्यूमर गेट्स फ्रॉम कंज्यूमिंग वन मोर यूनिट ऑफ अ गुड्स और सर्विस। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, आप हर एक यूनिट जो एक्स्ट्रा कंज्यूम करते हैं एक के बाद एक, वो आपको एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन देते जाता है, उसी को ही हम कहते हैं यूटिलिटी, ठीक है। दैट मीन्स आपने, फॉर एग्जाम्पल आप ब्रेड खा रहे हैं, तो जब आप ब्रेड का एक पीस खाएंगे, आपको भूख लगी है, तो आपको सेटिस्फेक्शन कुछ मिला होगा, फिर आप नेक्स्ट खाएंगे, तो एक्स्ट्रा यूनिट खाने से आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, उसे ही, उस एक्स्ट्रा यूनिट को हम क्या कहते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। यानी हर एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करने के बाद आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, दैट इज नोन एज यूटिलिटी। इन अदर एग्जाम्पल यदि लें कि आपको चाय जो है आप पी रहे हैं, आपने चाय का फर्स्ट सिप पिया, यू विल गेट अ गुड सेटिस्फेक्शन, फिर सेकंड करोगे आप, तो जो है आपको उससे सेटिस्फेक्शन मिलेगा, और धीरे धीरे आते आते यू विल बी सेटिस्फाइड कि अब मुझे और ज्यादा नहीं पीनी है। तो यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, हर एक एक्स्ट्रा यूनिट के बाद जो है वो कम होती जाती है, आपका सेटिस्फेक्शन जो है एंड होता जाता है। तो यही चीज नेक्स्ट भी लिखी है, इट यूजुअली डिक्रीज एज मोर यूनिट्स आर कंज्यूम्ड, जैसे जैसे हम एक एक स्लाइस किसी चीज का कंज्यूम करते जाते हैं, तो हमारा सेटिस्फेक्शन जो है वो, यूटिलिटी जो है उसकी अ, कम होती जाती है, क्योंकि हम उसमें से शांत होते, तृप्त होते जाते हैं कि वी आर सेटिस्फाइंग विद दैट, है ना, कि हमारे लिए वो चीज पर्याप्त होती जाती है। तो दिस इज नोन एज मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, मीनिंग समझ में आया। अब इसका हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो हमारे सामने फॉर्मेट है जिसमें यूनिट्स ऑफ गुड्स, मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी। अभी हम सिर्फ मार्जिनल यूटिलिटी को समझेंगे, क्योंकि हमने सिर्फ उसको ही देखा है, और यदि ये समझ लिया तो टोटल यूटिलिटी तो बहुत आसान है। ठीक है, अब यहाँ पे यूनिट्स ऑफ गुड्स की जगह पे हम एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज
आप पिज्जा कंज्यूम कर रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा पिज्जा पसंद है और आप बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी से कि बहुत भूख लगी है और मुझे पिज्जा कंज्यूम करना है। ठीक है, तो ये हमारे पिज्जा के स्लाइसेस के यूनिट्स लिख दिए कि ये एक स्लाइस है। हम स्लाइस से उसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सॉरी, स्लाइस, फर्स्ट स्लाइस आपने कंज्यूम किया, सेकेंड स्लाइस, तो हमने जैसे ही फर्स्ट स्लाइस इसको कंज्यूम किया तो हमें यूटिलिटी मिलती है 100 की, सपोज, है ना, हमने एग्जांपल लिया है, तो वी विल गेट अ सेटिस्फेक्शन ऑफ 100। ठीक है, फिर आपने उसका नेक्स्ट स्लाइस लिया। अब ये 100 यूटिलिटी कैसे मेजर कर रहे हैं, हमने इसका अजम्पशन पढ़ा है कि हम इसको मनी फॉर्म में मेजर कर रहे हैं, तो आपको 100 का सेटिस्फेक्शन मिला। अब जैसे ही आपने सेकेंड स्लाइस ऑफ पिज्जा खाया, पहले वाले में तो आपको बहुत ही आनंद आ गया, वाह व्हाट इज दैट चीज, आपको कंज्यूम, आपको जो भी उसका फ्लेवर मिला, यू आर वेरी सेटिस्फाइंग। फिर आपने जैसे ही सेकेंड स्लाइस लिया तो आपको अब वो अच्छा लगा, हाँ अच्छा मजा आ रहा है ना। जब फर्स्ट लिया तो तब बहुत एक्साइटमेंट से खाया, फिर जैसे ही सेकेंड स्लाइस लिया तो आपको उसको 60 का सेटिस्फेक्शन मिला, वी आर अज्यूमिंग इट। अब आप जैसे ही थर्ड यूनिट पे आए तो आपने थर्ड स्लाइस जैसे किया तो आपने बोला यार अब बिल्कुल पेट भर गया है, अब जगह नहीं है, मैं इसके बाद तो नहीं खा पाऊंगा। दैट मीन्स आप इससे जो है आपके लिए वो पर्याप्त हो गया है। अब इसके बाद यदि आपको नेक्स्ट स्लाइस दे दिया तो आपको जो है अब बिल्कुल मन नहीं है, जबरदस्ती ठूस रहे हैं आपके दोस्त, तो आपको इससे कुछ भी यूटिलिटी नहीं मिले क्योंकि आपका पेट जो है वो फुल हो चुका है। अब इसके बाद वाला स्लाइस आपको दे दिया दोस्तों ने, तो अब आपने बोला नहीं यार अब मैं उल्टी कर दूंगा, अब मुझे खिलाया है तो। दैट मीन्स अब आपका सेटिस्फेक्शन खत्म हो चुका है, बिल्कुल आपका यहाँ यहाँ तक पेट भर चुका है। दैट मीन्स अब इससे आपको कोई यूटिलिटी नहीं मिल रही है, तो हम कह सकते हैं कि आपको इससे नेगेटिव यूटिलिटी मिलना चालू है, कि अब आप वॉमिट कर दोगे, अब आपको नहीं चाहिए। अब इसके बाद जितना भी आप नेक्स्ट स्लाइस लेते जाओगे तो उसको जो है आपको उसकी यूटिलिटी जो है वो कम होती जाएगी, अब नेगेटिव ही हो गई है, मतलब आप बिल्कुल नेक्स्ट स्लाइस में तो आप बिल्कुल पूरा ही निकाल दोगे। ठीक है, तो ये होती है मार्जिनल यूटिलिटी, कि हर एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने से आपकी यूटिलिटी जो है वो क्या हो रही है दोस्तों, वो कम होती जा रही है। 100 से 60 हुई नेक्स्ट स्लाइस पे, फिर 40 हुई, पेट फुल हो गया, 0 हो गई, अब बिल्कुल जरूरत नहीं है। फिर और जबरदस्ती करके यदि आपको खिला दिया जाएगा तो आपका नेगेटिव कि यार अब मेरी वॉमिटिंग हो जाएगी यार प्लीज मत, होता है ऐसा कभी कभी। यस, तो दैट इज द मार्जिनल यूटिलिटी, इसको ही हम कहते हैं। समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से। अब टोटल यूटिलिटी क्या होती है? टोटल यूटिलिटी होती है समीशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी का टोटल, उसको हम कहते हैं दैट इज टोटल यूटिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, पहले स्लाइस में जो आपको सेटिस्फेक्शन मिला था तो वो तो सेम ही है, दैट इज 100। अब टोटल यूटिलिटी सेकेंड स्लाइस में आपको टोटल यूटिलिटी कितनी मिली है? 100 पहले की और 60 अब की, दैट इज 160। 100 पहले की और 60 अभी। फिर नेक्स्ट यूनिट यदि हम बात करें तो 160 एंड 40, 200 की आपको यूटिलिटी मिल गई। ओके, और यदि फिर अगर हम बात करें तो 200 प्लस 0, तो अब आपकी यूटिलिटी उतनी ही थी क्योंकि आप संतुष्ट हो चुके हैं पर्याप्त से। अब धीरे धीरे यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी भी 0 होती जाएगी। ओके, अब टोटल यूटिलिटी आपकी क्या हो गई? 200 में से 10 चले गए, टोटल यूटिलिटी दैट विल बी 190, ये 170, और ये हो गई आपकी 140। तो इस तरीके से टोटल यूटिलिटी भी एक समय के बाद डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपकी मार्जिनल यूटिलिटी, समझ में आ गया, तो टोटल यूटिलिटी तो निकालना आसान है। यस, अब एक बार हम मीनिंग देख लें टोटल यूटिलिटी का। तो टोटल यूटिलिटी इज द टोटल सेटिस्फेक्शन रिसीव्ड फ्रॉम कंज्यूमिंग अ गिवन क्वांटिटी ऑफ अ गुड्स। टोटल यूटिलिटी क्या है? आपको जितनी भी गिवन क्वांटिटी है उसमें से उससे कितना सेटिस्फेक्शन मिला है, दैट इज टोटल यूटिलिटी। यानी जब आपने 2 स्लाइसेस खाए हैं तो आपको टोटल कितना सेटिस्फेक्शन मिला? 160। तो ये होता है हमारा टोटल यूटिलिटी। ठीक है, यानी टोटल यूटिलिटी निकालना है तो मार्जिनल यूटिलिटी को हम टोटल करेंगे, समीशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी दैट इज टोटल यूटिलिटी। ठीक है, एक ये सिंपल वे हो गया। एक इसका फॉर्मूला भी होता है, यदि हमें डायरेक्टली कुछ नहीं दिया है तो हम टोटल यूटिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। और इसके अलावा यदि हमें मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट करना है तो उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो इसका फॉर्मूला होता है टोटल यूटिलिटी एन माइनस टोटल यूटिलिटी n-1, है ना। यू और टी जो है आपका दोनों कैपिटल है। फॉर एग्जाम्पल यदि हम बात करें,
आपको निकालना है मार्जिनल यूटिलिटी 1 निकालना है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, ये निकालना है। अब आपका टोटल यूटिलिटी एन, यानी पहले वाला एन है, टोटल यूटिलिटी एन इज 100 यानी 1, पहला स्लाइस था ये आपका पहला, और इसमें से n-1 यानी 1 - 1 दैट इज 0। तो आपकी m1 एम मार्जिनल यूटिलिटी पहले वाले की कितनी आ गई, 100। ठीक है, ये फॉर्मूला आप नोटेड डाउन कर लो, n - n-। अब इसके हम बाकी की यूटिलिटी निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको निकालना है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 2, सेकेंड स्लाइस की मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, TUN। तो यहाँ पे TUN -n-1, तो टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई, हमारे सेकंड की निकालनी है, तो 2n यानी 2 माइनस टोटल यूटिलिटी 2 - 1। तो टोटल यूटिलिटी 2 की कितनी है, यानी पहले इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। टोटल यूटिलिटी 2 माइनस टोटल यूटिलिटी 2 - 1 यानी टोटल यूटिलिटी 1। 2 की टोटल यूटिलिटी कितनी है, दैट इज 160, है ना, ये आपको दिया हुआ है, एज्यूम कि ये आपसे पूछा जाएगा। तो 160, टोटल यूटिलिटी ऑफ 1 कितनी है, 100, तो ये मार्जिनल यूटिलिटी कितनी आ गई, 60। एक और निकाल के देखते हैं सो दैट हमें और क्लैरिटी हो। ठीक है, तो सपोज हमें निकालना है मार्जिनल यूटिलिटी थर्ड स्लाइस की। अब यहाँ पे थर्ड की निकालनी है, तो आप सिंपल सा, अब याद भी हो गया होगा, टोटल यूटिलिटी ऑफ थर्ड माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ 2, क्योंकि n-1 3 - 1 2। तो आप टोटल यूटिलिटी ऑफ थर्ड सेट का क्या है, सेटिस्फेक्शन 200 माइनस सेकेंड का कितना है 160। तो मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है थर्ड की, 40। 40 आई है, यस 40 आ गई। तो इस तरीके से आप मार्जिनल यूटिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट करनी है तो देयर इज अ फॉर्मूला फॉर दैट। अब फॉर्मूला यदि हम देखें तो मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल्स टू चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, है ना। चेंज इन टोटल यूटिलिटी, यदि आपको एमयू पूछा है कि मार्जिनल यूटिलिटी पर्टिकुलरली किसी यूनिट की कितनी है, तो आपको क्या फॉर्मूला लगाना है, चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ये इसका बेसिक हो गया, कंसेप्ट हो गया कि हमने किस तरीके से हम मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी कैलकुलेट करते हैं। आपको डायरेक्टली किसी तरीके से क्वेश्चन आता है तो आप फॉर्मूले की मदद से उसको निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हम निकालें कि हमारी टोटल यूटिलिटी, सॉरी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ, हम निकालते हैं, ओके, टोटल यूटिलिटी ऑफ फोर्थ स्लाइस जो है आपकी 40 थी, एंड टोटल यूटिलिटी ऑफ सेकेंड स्लाइस दैट इज 20। अब आपको कैलकुलेट करना है मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, 40 और 20 के बीच को बोल सकते हैं, बट यहाँ पे थर्ड स्लाइस में कितनी यूटिलिटी मिलती वी डोंट नो। तो हम क्या करेंगे, चेंज इन टोटल यूटिलिटी यहीं पे अप्लाई कर दें। तो चेंज कितना हुआ है, 20। ठीक है, 40 से 20 हुआ है, तो 20 एंड चेंज इन क्वांटिटी 4 to 2, तो डिवाइडेड बाय 2, चेंज कितना हुआ है 2 से, तो ये टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई, दैट इज 10। तो इस तरीके से हम फॉर्मूले की मदद से मार्जिनल यूटिलिटी निकाल सकते हैं। यस, नाउ लेट अस सी द डायग्राम। डायग्राम में हम रिप्रेजेंटेशन देखें कि हमारी मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी जो है वो कैसे रिप्रेजेंट होते हैं। सो लेट्स मेक एन डायग्राम। सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं हमारे एक्सिस, तो दिस इज अवर वाई एक्सिस, और ऐसे ही हम हमारा एक्स एक्सिस बना लेते हैं। ठीक है, अब हमारी टोटल यूटिलिटी क्या थी, इनिशियली टोटल यूटिलिटी हमारी बढ़ती है और एक पॉइंट पे मैक्सिमम होती है और फिर जो है वो कम होती है। तो उसका यदि हम डायग्राम बनाएं तो इस तरीके से जो है हमारी यूटिलिटी बढ़ते 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 एक मैक्सिमम पॉइंट पे आती है और उसके बाद वो ढलान लेना शुरू करती है, इट इज डिक्रीजिंग। ये होती है हमारी टोटल यूटिलिटी। और मार्जिनल यूटिलिटी का नेचर कैसा था, मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है हमारी, हर एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम होने के बाद वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो मार्जिनल यूनिट जो है हमारा, जो है इस तरीके से डिक्रीज 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 होता आया है। तो ये हो गई हमारी मार्जिनल यूटिलिटी और ये हो गई हमारी टोटल यूटिलिटी। इसको हम वापस से, हमने जो टेबल बनाया था प्लीज पिज्जा स्लाइसेस का, जिससे हर एक्स्ट्रा यूनिट के बाद जो है हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रही थी और टोटल यूटिलिटी भी हमने देखी थी। तो लेट अस ब्रिंग दैट, ताकि हम उसको कंपेयर कर पाए। ठीक है, ये टेबल है हमारे सामने, है ना, जो अभी हमने बनाया था, सॉल्व किया था। नाउ अगर हम देखें तो हमारी टोटल यूटिलिटी जो है बढ़ रही है और एक टाइम पे वो क्या हो गई है, मैक्सिमम हो गई है, ज्यादा हो गई है। तो ये टोटल यूटिलिटी हमारी बढ़ती गई और ये 200 पे जो है मैक्सिमम हो गई और उसके बाद जो है वो कम होना शुरू हुई है। तो ये टोटल यूटिलिटी का कब हो गया,
क्लियर हो गया होगा। मार्जिनल यूटिलिटी 100 से 160, 160 से 40, तो धीरे धीरे जीरो जो है ये आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जा रही है और एक पॉइंट पे आके वो जीरो हो गई है। जीरो कब हुई है? जब आपका टोटल यूटिलिटी जो है वो मैक्सिमम है। टोटल यूटिलिटी 200 है और 200 के बाद फिर वो कम होने शुरू हुई है। तो जब आपकी टोटल यूटिलिटी जो है मैक्सिमम होती है तो उस समय क्या होता है, जब टोटल यूटिलिटी सबसे ज्यादा होती है, मैक्सिमम होती है, तो उसको बोलते हैं कंज्यूमर को यहाँ पे क्या हो गया है, फुल सेटिस्फेक्शन। अब इसके बाद जो है वो कंज्यूम नहीं कर पाएगा। ठीक है। और यहाँ पे आपका एमयू क्या है, जीरो। तो इससे हम एक ये पॉइंट लिख सकते हैं कि व्हेन mu इज जीरो, जब आपका mu जो है क्या होता है, जीरो होता है, इस लिख देते हैं ताकि सेंटेंस में फ्रेम हो जाएगा। व्हेन mu इज जीरो, तो तब जो है आपका tu कैसा होता है, फुल सेटिस्फेक्शन रहता है, या tu जो नंबर्स में देखें तो वो मैक्सिमम पे रहता है, तो इट इज फुल सेटिस्फेक्शन। अब दूसरी चीज देखें कि tu जब बढ़ रहा है तो उस समय एमयू की कंडीशन क्या हो रही है, एमयू तो डिक्रीज हो रहा है। टीयू बढ़ रहा है 100 से 160, 160 से 200, लेकिन मार्जिनल, ये टीयू बढ़ रहा है लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रही है, टीयू यानी टोटल यूटिलिटी। सो हम उसको लिख सकते हैं कि व्हेन टीयू इज इंक्रीजिंग, जब टीयू यानी टोटल यूटिलिटी हमारी इंक्रीज हो रही है, तो व्हेन टीयू इज इंक्रीजिंग एट दैट टाइम एमयू क्या हो रहा है, एमयू इज डिक्रीजिंग। ठीक है। और जब एमयू जीरो है तो टीयू का फुल सेटिस्फेक्शन है। अब थर्ड पॉइंट क्या बन सकता है, एमयू आपका नेगेटिव हो रहा है, उस समय आपका टीयू क्या हो रहा है, एमयू नेगेटिव हो गया, अब टीयू क्या हो रहा है, इस समय डिक्लाइन हो रहा है। चाहो तो आप इसमें भी मैचअप कर लो कि एमयू जो है आपका, इसको पहले लिख लें, व्हेन टीयू इज डिक्रीजिंग, जब आपका टोटल यूटिलिटी डिक्रीज हो रही है, डिक्रीजिंग, उस समय आपका एमयू इज नेगेटिव। ठीक है। अब इसको आप आपके टेबल जो अभी हमने पिज्जा का एग्जांपल लिया था उससे भी हम इजीली कोरिलेट कर पाएंगे। ठीक है। तो आइए इसको मैच करते हैं। जब हमारा एमयू जीरो है, तो एमयू इज जीरो, तब आपका टीयू जो है मैक्सिमम पे है, जहां पे फुल सेटिस्फेक्शन मिलता है कंज्यूमर को, उससे ज्यादा वो कंज्यूम नहीं कर पाएगा। पहली बात। दूसरी, व्हेन टीयू इज इंक्रीजिंग एमयू इज डिक्रीजिंग। तो व्हेन टीयू इज इंक्रीजिंग, जब टीयू बढ़ रहा है, टोटल यूटिलिटी 100 से 160 हो गई, और ये वाला केस, तो उस समय आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है, वो डिक्रीज हो रही है। दूसरी चीज, व्हेन टीयू इज डिक्रीजिंग, जब हमारा टीयू डिक्रीज हो रहा है, 200 से 190, 190 से 170 एंड 170 से 140 हो रहा है, तब आपका एमयू जो है वो चला गया है, सॉरी, ये नेगेटिव में। इस पर ये जीरो के बाद जो है नेगेटिव की कंडीशन बन गई, जहां पे आपका कंज्यूमर बिल्कुल कंज्यूम नहीं कर पाएगा, ही विल वॉमिट इट। क्लियर है। तो ये हो गया हमारा यूटिलिटी कर्व, या इसको हम बोल सकते हैं मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। ठीक है। एक ही बात में हम सब समझ गए, इसको अच्छे से आपको समझना है, ये फिर हमको एक नेक्स्ट टॉपिक पे ले जाएगा जहां पे हम इसको डायग्राम को वापस से देखेंगे, एनालिसिस करेंगे। इतना क्लियर है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम देखने जा रहे हैं, दैट इज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। ठीक है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग का मतलब कुछ नहीं होता है, सिंपल सा ये होता है कि जब यूटिलिटी नेगेटिव होती जाती है, यूटिलिटी घटती जाती है, उसी को ही हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, की हर एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने पर हमारी यूटिलिटी डिक्रीज होती जाती है, दैट इज नोन एज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। आइए इसको पढ़ते हैं। ठीक है। Yes, law of diminishing return. The law of diminishing marginal utility states that as a consumer consumes more units of a goods, the marginal utility, additional satisfaction जो हर extra unit से मिलता है, derived from additional unit decreases. धीरे धीरे उसकी marginal utility क्या होती है, decreases. Assuming all other factors remains constant. उस समय हम बाकी सब अजम्पशंस को क्या करते हैं, कांस्टेंट मानते हैं, कि प्रोडक्ट सेम है ऐसा मान लेंगे। अभी उसके हम अजम्पशंस भी देखेंगे, तो हर चीज कांस्टेंट है, सिर्फ वो जो एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम कर रहा है, तो एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने से हर एडिशनल यूनिट पे उसकी यूटिलिटी जो है क्या हो रही है, डिक्रीज होती है। तो ये जो है होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। जैसे हमने देखा कि जैसे ही वो यूनिट कंज्यूम कर रहा है, तो 100 से
60, 60 से 40, 20, जीरो, अब उसको फुल सेटिस्फैक्शन मिल गया है। जीरो के बाद फिर उसकी नेगेटिव वाली अ, जो है हम कह सकते हैं यूटिलिटी स्टार्ट हो जाती है। जहां पे हमने लॉ ऑफ डिमांड में एक पॉइंट देखा था कि कंज्यूमर बिहेवियर में हम बेहतर समझ पाएंगे, तो वो ये है, एज एमयू डिक्रीजेस द कंज्यूमर आर विलिंग टू पे लेस। हमने देखा था लॉ ऑफ डिमांड क्यों अप्लाई होता है, तो वो एक रीजन ये भी था कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स के कारण भी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के कारण भी जो है लॉ ऑफ डिमांड वर्क करता है। जैसे ही उसकी यूटिलिटी फिनिश हो जाती है तो अब उसको पैसे कम देने, भाई जरूरत ही नहीं है, उसका यूज ही नहीं है, तो वो क्यों देगा, उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ डिमांड का ये चीज क्लियर हो गई। और ये वही चीज है, द लॉ ऑफ डिमांड एज एमयू डिक्रीजेस द कंज्यूमर आर विलिंग टू पे लेस। यहाँ पे कंज्यूमर पे कम करते हैं क्योंकि अब उनकी यूटिलिटी जो है डिक्रीज हो चुकी है, अब उनको उससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। दैट इज वाई जो है लॉ ऑफ डिमांड में जो है प्राइस जो है लेस पे करता है कंज्यूमर व्हेन, इसके कारण भी, यूटिलिटी के कारण। ओके, तो ये हो गया हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। अब जैसे कि ये है, हमने ऑलरेडी वहां पे देख लिया जो एग्जाम्पल हमने देखा था, तो ये हमने क्या किया है, यूटिलिटी डिक्रीज होते जा रही है, एक के बाद एक डिक्रीज होते जा रही है, तो यही जो है जो नेगेटिव होते जा रही है, दैट इज नोन एज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। ठीक है, कि धीरे धीरे वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है मार्जिनल यूटिलिटी, और इसी के कारण जो है कंज्यूमर पे नहीं करता है, क्योंकि ही इज सेटिस्फाइड नाउ, ही डोंट वांट्स टू पे, बिकॉज उस चीज से अब उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। लेकिन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई होते समय कुछ अजम्पशन हमको मान के चलने हैं। अब ये कौन से अजम्पशंस हैं, अजम्पशंस ऑफ द लॉ, सबसे पहले आपको मानना है कि कंज्यूमर रैशनल है, द कंज्यूमर ट्राइज टू मैक्सिमाइज सेटिस्फेक्शन, जो ऑलरेडी हमने अभी देखा था, मार्जिनल यूटिलिटी का भी लॉ यही था। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है होमोजेनियस यूनिट्स, आपको ये अज्यूम करना है कि गुड्स जो है एक ही तरीके की क्वालिटी और साइज है। फॉर एग्जांपल कोई पिज्जा खा रहा है तो वो पिज्जा ही खाते रहेगा, तो ये लॉ अप्लाई होगा। पिज्जा से शिफ्ट होगा, पिज्जा के फ्लेवर पे भी शिफ्ट होगा, कि पहले प्लेन खा रहे थे और फिर चीज खा रहे थे, तो भी ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। हो सकता है उसको अच्छा लग गया तो वो और ज्यादा खा लेगा। तो आपको ये अज्यूम करना है कि गुड्स शुड बी होमोजीनियस, एक ही जैसा आइडेंटिकल होना चाहिए बिल्कुल। देन कंटिन्यूअस कंजप्शन, और कंटिन्यूअस कंजप्शन होना चाहिए, कंजप्शन रुकना नहीं चाहिए, उसमें ब्रेक्स नहीं होने चाहिए। यूनिट्स आर कंज्यूम वन आफ्टर अनदर विदाउट टाइम गैप, पानी लगातार पीते गए, पीते तो लगातार पीना है, उसमें गैप नहीं करना है। गैप के बाद 1 घंटे के बाद शायद पियो तो आपको फिर से उसकी यूटिलिटी बन जाए, है ना, लगातार, तो वो लॉ ये फॉलो होगा, डिमिनिशिंग होता जाएगा, डिक्रीज होती जाएगी आपकी यूटिलिटी। कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, आपको मानना है द वैल्यू ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट। ऐसे हमने देखा था कि मनी जो है वैरी करता है पर्सन टू पर्सन, बट आपको ये अज्यूम करना है कि मनी जो है कांस्टेंट है। ठीक है, एंड लास्ट, नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस, आपको ये भी अजम्पशन करना है कि कस्टमर के प्रेफरेंस में कोई भी चेंज नहीं आया है एट दैट कंजप्शन, तो ही लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, यानी उसकी यूटिलिटी हर एक्स्ट्रा यूनिट पे डिक्रीज होती जाएगी। जब प्रोडक्ट सेम होगा, एक के बाद एक कंजप्शन होगा, आपको ये अज्यूम करना है कि कंज्यूमर जो है रैशनल है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेने की कोशिश करता है, एंड कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, तो ये आपका लॉ वर्क करेगा। ठीक है, डायग्राम सेम है, और जैसे ही वो नेगेटिव पे आ जाता है तो दैट विल बी द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्लियर है? अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज, यस, नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एक्सेप्शन टू दिस लॉ। इस लॉ के कुछ एक्सेप्शन है जहां पे आपकी यूटिलिटी हर एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करने से यूटिलिटी डिक्रीज नहीं होती है, बल्कि यूटिलिटी बढ़ेगी, है ना। अब ये कौन कौन सी चीजें होती हैं, लेट अस डिस्कस। हमने क्या देखा, पिज्जा का एक स्लाइस खाया, फिर नेक्स्ट खाया, फिर नेक्स्ट खाया, तो हमारी यूटिलिटी कम होती जा रही है। पानी पिया हमने, तो धीरे धीरे खाना खाया, सपोज एक चपाती खाई, दो खाई, तीसरी, देन यू विल, धीरे धीरे आप सेटिस्फाई होते जाएंगे, फोर्थ में आपने एंड कर दिया, है ना, एक लिमिट होगी उसकी। लेकिन एक्सेप्शंस ये बोलते हैं कि जैसे ही आप यूनिट्स को कंज्यूम करेंगे तो आपकी यूटिलिटी जो है यहाँ पे क्या होगी, डिक्रीज नहीं होगी, यही एक्सेप्शन होगा। क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग क्या बोल रहा है कि डिक्रीज होती जाएगी यूटिलिटी, लेकिन एक्सेप्शन क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे ऐसी चीजों में यूटिलिटी डिक्रीज नहीं होगी। अब ये कौन से पॉइंट्स हैं, लेट अस डिस्कस। There are some cases where marginal utility does not decrease or
इवन में इंक्रीज फॉर अ टाइम, और हो सकता है वो कुछ समय के लिए इंक्रीज हो, डिक्रीज तो नहीं होगी। तो सबसे पहला यदि बात करें, हॉबीज एंड कलेक्टिबल्स। यदि आपकी कुछ हॉबीज हैं तो ऐसा नहीं कि आपने एक बार वो काम कर लिया तो आपकी यूटिलिटी डिक्रीज होगी, आपको और मन करेगा। फॉर एग्जाम्पल स्टैम्प कलेक्शन आपका शौक है, आप स्टैम्प को कलेक्ट करते हैं, तो आपका हमेशा से ही, इफ इट इज अ हॉबी, तो उसकी यूटिलिटी जो है डिक्रीज नहीं होगी, आपको और शौक होगा कि अलग अलग तरीके के स्टैम्प्स आप कलेक्ट करें। तो एग्जाम्पल, कलेक्टिंग कॉइन्स या किसी पर्टिकुलर कंट्री की करेंसीज वगैरह आप कलेक्ट कर रहे हैं, तो आप हमेशा उसको कलेक्ट करते रहेंगे, बिकॉज हॉबी में यूटिलिटी जो है इंक्रीज ही होती है, डिक्रीज तो नहीं होगी कि शौक ही खत्म हो। स्टैम्प्स आर मोर आइटम्स में गिव इंक्रीजिंग, जितने ज्यादा कलेक्ट करोगे उतनी ज्यादा आपको खुशी और सेटिस्फेक्शन मिलेगा। दूसरा, एडिक्टिव गुड्स, जिसका एडिक्शन है, जितना ज्यादा कंजप्शन करोगे उतना ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता जाएगा, जैसे कि ड्रग्स हो गए, अल्कोहल हो गया। मार्जिनल यूटिलिटी में राइज ड्यू टू साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस, अब आप उसके ऊपर साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस कि यार पीने से ही नींद आती है, अदरवाइज मेरे को तो डिप्रेशन है, हो सकता है। तो आप एडिक्शन हो गए, तो जितना ज्यादा आप कंज्यूम करोगे उतना ज्यादा आपको अच्छा लगेगा, सेटिस्फेक्शन मिलेगा, तो एडिक्शन वाले में केस में ये फॉलो होता है। देन नॉलेजेबल एंड लर्निंग, एजुकेशन, जितना ज्यादा हम एजुकेशन लेते हैं, लर्निंग लेते हैं, उतना ज्यादा हमारी यूटिलिटी बढ़ती है। कम होती है क्या कि नहीं यार अब नहीं, अब नहीं, इससे ज्यादा हम नॉलेज नहीं ले पाएंगे, जितना ज्यादा लेते हो आपका इंटरेस्ट बढ़ता है। ठीक है। तो गेनिंग मोर नॉलेज में इंक्रीज यूटिलिटी, जैसे रीडिंग स्किल्स हैं आपकी, राइटिंग स्किल्स हैं, यू वांट टू रीड लॉट ऑफ, तो आपका और नॉलेज बढ़ेगा, तो आपका इसमें इंटरेस्ट होगा। नेक्स्ट, रेयर और प्रेस्टिजियस गुड्स जो हैं, प्रेस्टिजियस गुड्स के समय जो बहुत ही एक्सपेंसिव या यूनिक है, तो उसके लिए हमेशा यूटिलिटी बढ़ती रहेगी, क्योंकि प्रेस्टिजियस है, बहुत आप कह सकते हैं कि कलेक्शन आपका बहुत रेयर चीजों में से आपने उसको कलेक्ट करके रखा है, तो उसके लिए यूटिलिटी हमेशा बड़ी रहेगी। लग्जरी आइटम्स में इंक्रीज सेटिस्फेक्शन ड्यू टू स्टेटस और प्रेस्टीज के कारण, हमेशा रहेगा कि मेरे पास कोई यूनिक चीज होना चाहिए, है ना। तो उस केस में ये लॉ काम नहीं करेगा। कंजप्शन आफ्टर ए लॉन्ग गैप, किसी लॉन्ग लंबे समय के बाद आप कंजप्शन कर रहे हैं, देर इज ए टाइम गैप ऑफ कंजप्शन इज लॉन्ग, तो यूटिलिटी में नॉट डिमिनिश। गैप के बाद, है ना, आज कुछ खाया है और एक महीने के बाद फिर कुछ खा रहे हैं, तो भले एक महीने पहले जब आपने खाया था तो इतना खाया था कि आपका बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन गैपिंग हो गया, टाइमिंग हो गया, तो उस कारण से हम कह सकते हैं कि ये लॉ अप्लाई नहीं करेगा। और किस केस में, माइसर, कंजूस जो है, कंजूस जो है कितना भी कंजूसी करता रहे तो उसकी यूटिलिटी डिक्रीज हो जाएगी क्या, कि नहीं अब मुझे कंजूसी नहीं करना है, वो तो और करेगा, उसको और मजा आएगा जितनी ज्यादा कंजूसी करेगा, तो ये लॉ वहां पे भी अप्लाई करेगा। इसके अलावा यदि बात करें, आपका कोई आर्ट है, म्यूजिक, जैसे हमने हॉबी में इसको हॉबीज में पुट अप कर सकते हैं। म्यूजिक जितनी ज्यादा आप सीखते जाएंगे, आपको और ज्यादा यूटिलिटी उसे कि और ज्यादा सीखना है, और ज्यादा सीखना है। तो ये लॉज जो है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग लॉ के एक्सेप्शंस हैं, जहां पे आपकी यूटिलिटी डिक्रीज नहीं होती है हर एक्स्ट्रा यूनिट लेने पर, वो हमेशा बढ़ती है, यहाँ डिक्रीज तो नहीं होगी। तो दिस इज द एक्सेप्शंस टू दिस लॉ। अब बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है? अ वेरी easy topic, we can say that consumer surplus, okay, consumer surplus refers to the level of contentment or happiness a consumer feels after purchasing and using a product or a service. consumer surplus क्या है? एक ऐसा satisfaction level जहां पे कंज्यूमर फील्स आफ्टर परचेजिंग और यूजिंग अ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को यूज करने या उसको खरीदते समय जो उसको हैप्पीनेस वाला मोमेंट आता है, उसको हम बोलेंगे कंज्यूमर, यानी उसको सेटिस्फेक्शन मिला खरीद कर, that is known as consumer surplus. यानी it is the difference between what consumer expects and what he actually experience. यदि इसको हम बहुत ही आम लैंग्वेज में बोलें तो consumer what consumer is willing to pay minus what consumer actually pays. ठीक है, that is equals to consumer surplus. अब यहां पे कंज्यूमर एक्चुअली कितना चाहता है देना और कंज्यूमर एक्चुअली कितना पे कर रहा है, उसके इक्वल में आएगा आपका कंज्यूमर सरप्लस। फॉर एग्जाम्पल, आप वॉच लेने गए, है ना,
रोलेक्स की आपने एक वॉच देखी ब्यूटीफुल, और आप जो है रोलेक्स की वॉच देने के लिए जो है आप 10,000 देने के लिए विलिंग थे, कि आपने देखी और सोचा कि इसकी कितनी कीमत होगी, अभी आपने उसका एमआरपी नहीं देखा है, तो आपका है कि 10,000 की होगी एंड आई कैन पे फॉर इट। ठीक है, 10,000 की आप दे सकते हैं। लेकिन आप जब एक्चुअली गए, उसका एमआरपी पता किया, आपने प्राइस पता किया कि इसकी कॉस्टिंग कितनी है, और वहां पे इसकी कॉस्टिंग आपको बता पड़ी कि ये वॉच जो है 8,000 की है। ठीक है, दैट मीन्स 2,000 जो है कंज्यूमर सरप्लस है। दैट मीन्स कंज्यूमर 10,000 तक देने के लिए बहुत इच्छुक था, लेकिन उसको कम में वो चीज पड़ी, एक्चुअली उसकी प्राइस 8,000 थी, तो 2,000 जो है दैट इज द कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, इसको और आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। आप कोई टी शर्ट लेने गए, ओके। अब आपने टी शर्ट देखी, अपने फ्रेंड के साथ आप गए थे, और आपने उससे, अपने फ्रेंड से पूछ लिया, बताया कितने की होगी ये टी शर्ट, आपको कोई पसंद आ गई, वेरी नाइस, है ना, जिस पे बढ़िया सा लोगो वोगो बना हुआ था, तो उसने बोला यार इसकी कम से कम जो है इसकी कीमत 1,000 होगी। ठीक है, ऐसा उसको लगा है। बट जब आप एक्चुअली पूछने गए शॉपकीपर से कि व्हाट इज द प्राइस ऑफ दैट शर्ट, तो उन्होंने जो है आपको बोली कि इसका प्राइस तो 600 रुपये है। अब आपने बोला अरे मैंने तो 1,000 रुपये सोची थी, इतनी अच्छी है, बट एक्चुअली 600 रुपये में है यार, ये तो बहुत ही अच्छी है। यानी आपको सेटिस्फेक्शन मिला, दैट इज 400 का सेटिस्फेक्शन मिला, दिस इज द कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, इतना क्लियर है। अब इसको जो है हम डायग्राम की मदद से भी समझेंगे। तो अभी जो हमने मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी का जो डायग्राम बनाया था, सेम वैसा ही बनाएंगे। तो टोटल यूटिलिटी क्या होती है हमारी, बढ़ती बढ़ती एक मैक्सिमम पॉइंट पे आके और फिर डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है, तो ये होता है हमारा टोटल यूटिलिटी कर्व। मार्जिनल यूटिलिटी कर्व जो है डिक्रीज डिक्रीज होता है, जहां टोटल यूटिलिटी फुल होती है वहां मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो ये मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाती है, और टोटल यूटिलिटी उसी समय क्या होती है, फुल सेटिस्फेक्शन आपको देता है। इतना हमने देख लिया था यहाँ पे। ठीक है, इतना हमें पता है। एंड यूटिलिटी लिखते हैं यहाँ पे, हम यहाँ प्राइस लिखते हैं क्योंकि यूटिलिटी को हम मेजर करते हैं इन द प्राइस रोड, जो अभी हमको समझना है कंसेप्ट। अब सपोज यू हैव अ प्राइस पी, जो कंज्यूमर विलिंग है पे करने के लिए। ठीक है, कंज्यूमर पे करने के लिए विलिंग है कितना, हमारे एग्जाम्पल में कि वो 1,000 देने के लिए तैयार है, यानी 1,000 से उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, सो ही विल गिव। और जैसे ही 1,000 उसका क्रॉस होगा, यानी ये 1,000 क्या हुआ, इसकी मार्जिनल यूटिलिटी तो हुई कि ये देना कितना चाहता है, इसको सेटिस्फेक्शन किससे मिल रहा है कि मैं 1,000 तो इस चीज के लिए दे सकता हूँ, तो ये उसकी मार्जिनल यूटिलिटी हो गई। भले वो प्राइस कितना पे कर रहा है, 600 रुपये पे कर रहा है, क्योंकि मार्केट प्राइस कितनी है, 6,000 है। तो जब मार्जिनल यूटिलिटी में से हम मार्केट प्राइस रिड्यूस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, कंज्यूमर सरप्लस आ जाएगा। तो यहाँ पे ये प्राइस पे करने के लिए रेडी है। तो ये वाला जो पोर्शन है, लेट मी चेंज द कलर ऑफ दिस। जब कंज्यूमर जो है ये येलो वाला पोर्शन देने के लिए तैयार है, मतलब वो 600 की चीज भले उसको प्राप्त हुई है, लेकिन उसका सेटिस्फेक्शन तो 1,000 में भी था। यदि उसको वो चीज 1,000 में भी मिलती, तो भी वो देने के लिए जो है लेने के लिए जो है वो रेडी था। ठीक है, दैट मीन्स ये क्या हुआ, इस पर्टिकुलरली यहां तक जो पॉइंट है, दैट इज 1,000 रुपीज, उसको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। जैसे ही उसने मार्जिनल यूटिलिटी क्रॉस की, अब मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे घट, तो ये उसका कौन सा पॉइंट है, कंज्यूमर सरप्लस का। दैट मीन्स ये वो पॉइंट है जिसे हम कह सकते हैं इट इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम पॉइंट, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट है, जहां पे उसको क्या होता है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है। ठीक है, कि यहाँ पे वो उतना अमाउंट पे करने के लिए रेडी है। उसके बाद जैसे ही प्राइस डिक्लाइन होता है, दैट मीन्स ये पे कर रहा है। हो सकता है 1,000 उसको पे करने के लिए बोले तो वो दे देगा उस चीज के लिए, हो सकता है 900 रुपये बोले तो भी दे देगा, 800 रुपये बोलेंगे तो भी वो दे देगा, है ना। क्या उसको 1,100 बोलेंगे तो वो देगा क्या, नहीं, क्योंकि उसको 1,100 की वो चीज नहीं लग रही। तो ये जो पॉइंट है ये 1,000 तक का है, ये दैट इज नोन एज द कंज्यूमर सरप्लस पॉइंट, जहां पे जिसको हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के नाम से भी जानते हैं, और यहाँ पे उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है। अब यहाँ पे आपको एक सीखने वाली चीज हमने क्या देखी, कि एमयू आपका जीरो होता है, उस समय कंज्यूमर को क्या होता है, फुल सेटिस्फेक्शन होता है।
ठीक है। और इसके बाद जब आपका हम ये कहें कि जब सीएस जो है अब 1000, वो इसके लिए 600 700 800 900 1000 तक जितना भी दे पाए, है ना। सीएस इज द पॉइंट ऑफ, यहाँ पे उसका पॉइंट मैच कर रहा है जहां पे सीएस इज जीरो। तो जहां पे आपका कंज्यूमर सरप्लस जीरो की इसके बाद जो है उसका सेटिस्फेक्शन नहीं बनेगा, ही विल नॉट विलिंग टू पे, है ना। जैसे ही 1100 पे प्राइस आएगी तो ये प्राइस के लिए वो पे नहीं करेगा, तो यहाँ पे उसका क्या हो रहा है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो रहा है। होप आपको क्लियरली समझ में आया हो। ठीक है। यानी कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कहाँ होगा, यानी वो 600 तक जो है उसकी मार्केट प्राइस है, तो 600 से 1000 रुपए तक दे सकता है। प्राइस 1100 चले गई तो वो नहीं देगा। यानी जहां पे उसकी मार्जिनल यूटिलिटी 600 और कंज्यूमर की प्राइस जो है वो भी 600, तो वो जो है उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा कि हाँ, आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड फॉर दैट, क्योंकि मैं तो 1000 रुपये सोच रहा था लेकिन मुझे इसके लिए 600 रुपये ही देने पड़ रहे हैं। आइए इसको एक और फॉर्मेट के बेसिस पे इसको समझते हैं, टेबल फॉर्म में। ओके, सो दैट आप इसको और अच्छे से एनालिसिस कर पाए। सपोज हमने यहाँ पे कोई क्वांटिटी ले लेते हैं, फिर एक हम लेते हैं मार्जिनल यूटिलिटी जो डिक्रीज होती जाएगी और उसकी मार्केट प्राइस क्या रहेगी वो। पर्टिकुलरली कोई क्वांटिटी आप ले रहे हैं 1 2 3 4 ही ले लेते हैं, 1 2 3 4, जिसमें पहली यूनिट लेने पे आपको मार्जिनल यूटिलिटी जो है 40 मिल रही है, फिर सेकंड पे 30, देन 20, फिर 10। हमने मार्केट प्राइस एज्यूम किया, हर कंडीशन में मार्केट प्राइस 20 है, तो जो है कस्टमर मार्जिनल यूटिलिटी में से मार्जिनल प्राइस को लेस करेंगे तो 20 जो है क्या हो रहा है, इसका कंज्यूमर सरप्लस बन रहा है। 30 में से 20, उसके पास बच रहे हैं 10 रुपए, तो ये भी उसका कंज्यूमर सरप्लस आ रहा है। 20 ये इट इज द इक्वल पॉइंट जहां पे उसकी मार्जिनल यूटिलिटी और मार्केट प्राइस जो है सेम है। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, या फिर हम उसको क्या कह सकते हैं, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, जहां पे आपका एमयू और एमपी इक्वल है, दैट इज द पॉइंट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट इसको हम बोलते हैं। इसके बाद जो है कंज्यूमर की यूटिलिटी खत्म हो जाती है तो वो अब ज्यादा पे नहीं करेगा। समझ में आया। यदि हम इसी केस में हम मार्केट प्राइस चेंज कर दें, सपोज मार्केट प्राइस हम कर देते हैं हमारी 40, 40 मार्केट प्राइस, 40 इज द मार्केट प्राइस। अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ बनेगा, मार्केट प्राइस एंड एमयू बोथ आर 40, तो दिस विल बी द इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, दिस विल बी द इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये समझ में आ गया आपको। तो ये होता है हमारा कंज्यूमर सरप्लस। अब कंज्यूमर सरप्लस इतना जरूरी क्यों है, व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको हटा देते हैं ताकि आगे का टॉपिक जो है हम अच्छे से फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन पढ़ लें। इसको आप पहले नोट इट डाउन कर लीजिए, यू कैन टेक अ पॉज और इसका स्क्रीनशॉट या नोट कर लीजिए, और इसको हम पूरा इरेज कर देते हैं। ठीक है, यस। अब हम देखें फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। प्रोडक्ट की क्वालिटी, ऑब्वियसली प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी, उसको समझ में आया तो वो इसलिए तो उसका सेटिस्फेक्शन है कि वो 1000 रुपए देने के लिए तैयार है ना। दूसरा, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, कम कीमत पे अगर उसको लग रहा है कि कोई चीज है यार इसके लिए 1000 रुपए में देने को तैयार हूं, लेकिन उसको 600 में, वो तो वो उसका सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा कि 600 में वो चीज मिल रही है, तो प्राइस इज सेकंड। कस्टमर सर्विस, उसको सर्विस बहुत अच्छी मिल रही है, प्रीमियम लेवल की सर्विस मिल रही है, तो जो है कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा। ईज फॉर यूज, यूज करने में वो पर्टिकुलर गुड्स या प्रोडक्ट जो है आसानी से यूज कर पा रहा है वो, दैट विल बी द फैक्टर। ब्रांड रेपुटेशन, ब्रांड के कारण, जैसे अभी हमने बात की थी रोलेक्स की, खुद में ही ब्रांड है, तो आप उसके कारण जो है कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन, पहले कि इसको पहनने से जो फील आएगा वो तो खतरनाक आएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा, है ना। तो इसके कारण जो है कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन होता है। पर्सनल एक्सपीरियंस, खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस जब जाके वो उस प्रोडक्ट को देखता है, या दूसरों के अनुभव जो होते हैं उसके उस एक्सपीरियंस की वजह से जो है उसको कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। एक्सपेक्टेशंस प्रायर टू परचेज, उसकी
परचेज से पहले जो एक्सपेक्टेशन होती है उसको दिखता है वो चीज कि यस, यहाँ पे मेरी एक्सपेक्टेशन थी 1,000 रुपीज, बट मुझे जो है एक्चुअली पे कम पड़ना पड़ रहा है, तो इस कारण से जो है उसका सेटिस्फेक्शन बढ़ जाता है, क्योंकि वो ज्यादा देने को तैयार था लेकिन उसको कम पे मिला वो प्रोडक्ट। तो एक्सपेक्टेशन प्रायर टू परचेज। अब हम बात करें रिगार्डिंग इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? अरे पूरा खेल ही कंज्यूमर के ऊपर है। यदि प्रोडक्ट कंज्यूमर के लिए बनाया है और उसका सेटिस्फेक्शन नहीं होगा तो वो गुड्स को खरीदेगा ही नहीं, है ना। तो इसलिए कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन इंपॉर्टेंट है। इनकरेज रिपीट परचेज। कंज्यूमर इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन बोले या कंज्यूमर सरप्लस का इंपॉर्टेंस क्यों है, ये वही चीज है कि ये इंकरेज करता है रिपीटेड परचेज। यदि आपने 600 रुपये में उसको शर्ट दी कंज्यूमर को, तो वो ये कोशिश करेगा कि वो नेक्स्ट परचेज ले, तो दैट मीन्स यू विल गिव देम, उसकी एक्सपेक्टेशन से कम प्राइस पे मिल रहा है तो ही विल मेक रिपीटेड परचेज, कोशिश करेगा ज्यादा से ज्यादा लेने की। ठीक है। फिर यदि हम बात करें बिल्ड्स ब्रांड लॉयल्टी, और इससे आपकी माउथ पब्लिसिटी होगी कि वो वैसे ही पब्लिश करेगा कि ये पर्टिकुलर ब्रांड जो है बहुत अच्छी क्वालिटी का और इतने प्राइस पे देता है, जितना हम सोचते हैं हमको 1,000 की कोई चीज लगती है बट वो तो उससे कम में ही हमें अवेल हो रही है। जनरेट्स पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ, वही चीज कि वो आपकी माउथ पब्लिसिटी भी रिड्यूस है। रिड्यूस कस्टमर कंप्लेंट्स एंड रिटर्न्स। कंज्यूमर सरप्लस अगर आप बना के रखेंगे, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन कैसे आएगा? कंज्यूमर सरप्लस से। तो इससे जो है कंज्यूमर जो है रिटर्न भी नहीं करेगा, उसकी कोई कंप्लेंट भी नहीं होगी क्योंकि आपने उसकी उम्मीद से उसको ज्यादा दे दिया है। यही होता है कंज्यूमर के बिहेवियर को समझना। हेल्प्स इन लॉन्ग टर्म बिजनेस सक्सेस, और ये आपको मदद करता है लॉन्ग टर्म बिजनेस सक्सीड करने में, क्योंकि आप कंज्यूमर के बिहेवियर को पकड़ चुके हैं। कंज्यूमर को सरप्लस जब मिलता है तो ही इज वेरी सेटिस्फाइड, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन उसको मिलता है, तो जो है वहां पे उसको लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलती है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। अब इसकी हम लिमिटेशंस भी देख लें। लिमिटेशंस ऑफ कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन क्या है? तो कंज्यूमर सब्जेक्टिव, जैसे हमने देखा कंज्यूमर इज द मैटर ऑफ सब्जेक्टिव, है ना, कि हर बात हम लॉजिक के बेसिस पे, उसके खुद के भी एक्सपीरियंस है। सेटिस्फेक्शन कुछ ऐसी चीज है जो पर्सनल एंड इमोशनल होता है। जरूरी नहीं है कि हमने ऐसा सोच लिया तो कंज्यूमर का एक्चुअल सेटिस्फेक्शन वैसा ही होगा। इट कैन चेंज ड्यू टू हिज इमोशन और इस नीड्स। तो ये वेरी करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन डिपेंडिंग ऑन टेस्ट, मूड, एक्सपेक्टेशन एंड पास्ट एक्सपीरियंस। तो हम कहते हैं भले कि कंज्यूमर के सरप्लस को हम पहचान जाएंगे, उसके सेटिस्फेक्शन को पहचान, लेकिन जरूरी नहीं है, क्योंकि कंज्यूमर जो है सब्जेक्टिविटी बेस्ड है, जो कि खुद का उसका एक अपना अनुभव होता है और वो समय समय से चेंज भी हो सकता है। आज आपको जो चीज पसंद है जरूरी नहीं है कि हर बार वो आपको पसंद आए। डिफिकल्ट टू मेजर। आप कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, कंज्यूमर सरप्लस को कैसे मेजर कर पाओगे? अभी तो हमने लिख लिया कि मार्जिनल यूटिलिटी में से मार्केट प्राइस रेट कर लो तो कंज्यूमर सरप्लस बचता है, और जब ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो वो जो है इक्विलिब्रियम का पॉइंट बनाता है, दैट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। बट इसको एक्चुअली हम प्रैक्टिकल वे में सोचें तो मेजर करना डिफिकल्ट है। सर्विस रेटिंग फीडबैक्स टूल्स मे नॉट प्रोवाइड एक्यूरेट और ऑनेस्ट रिस्पॉन्सेस, आपको नहीं मिल पाए। इट इज बेस्ड ऑन फीलिंग्स पर्सपेक्टिव विच आर नॉट इजी टू क्वांटिफाई, जो एक्चुअली आप क्वांटिफाई नहीं कर पाएंगे, विच आर नॉट इजी टू, मतलब कंज्यूमर को कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उसकी इमोशंस के ऊपर, फीलिंग्स के ऊपर डिपेंड है, तो उसको आप एक्चुअली रियलिटी में हम देखें तो हम चेक ही नहीं कर सकते। इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सपेक्टेशन। कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन इज इफेक्टेड बाय प्रायर एक्सपेक्टेशन। कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन उसकी पहले की एक्सपेक्टेशन से जुड़ा हुआ है। तो मतलब उसको इतनी पॉसिबिलिटी को इमेजिन करना नॉट पॉसिबल। हाई एक्सपेक्टेशन में लीड टू, यदि उसकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है तो उसको डिसअपॉइंट मिलेगा, और इवन इफ द प्रोडक्ट इज गुड। अब हो सकता है प्रोडक्ट अच्छा हो लेकिन उसकी एक्सपेक्टेशन ये थी कि वो प्रोडक्ट उसको 600 में ही चाहिए, या उसने एक्सपेक्ट कर लिया था 1,000 वाली चीज 500 रुपये में ही उसकी एक्सपेक्टेशन थी, 500 से ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि उसकी प्रायर एक्सपेक्टेशन उसने ऐसी बनाई थी। तो वो जो है प्रोडक्ट अच्छा होने के बावजूद भी उसको डिससेटिस्फेक्शन देगा। लो एक्सपेक्टेशन मीन्स में क्रिएट फॉल्स सेटिस्फेक्शन, और उसकी एक्सपेक्टेशन कम है तो उसको ऐसा ऐसा नकली चीज लग सकती है। टेम्पररी नेचर। सेटिस्फेक्शन कोई परमानेंट चीज नहीं है, और ये जो है कंज्यूमर में फील हैप्पी इमीडिएटली आफ्टर परचेज, बट डिससेटिस्फेक्शन में बी लेटर ड्यू टू यूसेज, फॉल्ट और न्यूड। हो सकता है जो अभी हमने एग्जांपल लिया हम उसको क्यों कोट कर रहे हैं, ताकि हम उससे बेटर समझ पाए। अब 1,000 उसने इमेजिन किया था, उसको वही चीज 600 में मिली और हमको लगा कि कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन है 400। ठीक है। अब
इस समय लगी कब, जब परचेज किया और आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि कंज्यूमर सरप्लस उसको 400 मिला है। बट एक्चुअली जब कंज्यूमर यूज करने गया तो उसको उतना मजा नहीं आया जितना उसको लगा था। तो उसने बोला सच में मुझे तो 1000 की नहीं, कहा मैं 1000 रुपये बोल रहा था, ये तो 600 के लायक भी नहीं है। तो ये टेम्पररी नेचर है कस्टमर का। हो सकता है उस समय उसको खुशी इतनी मिल रही थी उसको देख के कि उसने 1000 रुपये इमेजिन कर लिया, हो सकता है ये बाद में चेंज हो जाए। ओके। तो ड्यू टू टेम्पररी नेचर। अब इसमें इसके अलावा देखें तो कल्चर और सोशल इन्फ्लुएंस भी है, जिसमें कल्चरल बैकग्राउंड ऑल्सो अफेक्ट हाउ सेटिस्फेक्शन इज एक्सप्रेस्ड। अ कंज्यूमर फ्रॉम वन कंट्री में रेट अ प्रोडक्ट हाईली while अनदर में इवन विद द सेम एक्सपीरियंस। कल आपका कल्चर कस्टम क्या बोलता है, हो सकता है एक कंट्री का पर्सन उसी को ही ज्यादा देने के लिए रेडी हो, लेकिन दूसरी कंट्री का पर्सन जो है, हो सकता है कंज्यूमर उसी पर्टिकुलर चीज के लिए कम देने के लिए वो रेडी हो, क्योंकि दोनों के अपने अपने अलग एक्सपीरियंस है, अलग अलग फीलिंग्स हैं उस प्रोडक्ट को लेके। सो ये एक उसकी लिमिटेशंस है। इजिली मैनिपुलेटेड, कस्टमर को तो इजिली मैनिपुलेट किया जा सकता है डिस्काउंट दे के लुभा कर उसको। तो ये उसका हम कह सकते हैं कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन या कंज्यूमर सरप्लस एकदम से हम जो निकाल रहे हैं वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैनिपुलेट करके भी उसको खुश किया जा सकता है। सेटिस्फेक्शन लेवल में भी आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड, सेटिस्फेक्शन हम आर्टिफिशियल तरीके से भी बना सकते हैं, डिस्काउंट एडवर्टाइज के माध्यम से टेम्पररी प्रमोशन करके। दिस डज नॉट रिफ्लेक्ट लॉन्ग टर्म सेटिस्फेक्शन और लॉयल्टी, और ये जो है लॉन्ग टर्म सेटिस्फेक्शन या लॉयल्टी नहीं देगी। एक समय के बाद कस्टमर आना ही बंद कर देगा। ठीक है। सो दिस आर द पॉइंट्स जो हमने देखे कि कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन या कंज्यूमर सरप्लस जो क्रिएट करते हैं उसकी लिमिटेशंस क्या है। ठीक है। तो हमारा एक यूनिट का पोर्शन दैट इज एक थ्योरी हमने कंप्लीट किया है। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में विद द नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम इंडिफरेंस कर्व वाली कंज्यूमर की बिहेवियर की थ्योरी पढ़ेंगे, कंज्यूमर बिहेवियर विद द इंडिफरेंस कर्व। ठीक है। तो अभी तक आप इसको रिवाइज कीजिए। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट यू मे आस्क। और यदि हम देखें कि हमने पढ़ा क्या है, तो हमने ये देखा कि कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, और उसके बेस को समझने के लिए हमने ह्यूमन वांट समझी थी। ओके। देन वी हैव सीन द यूटिलिटी। यूटिलिटी जो सेटिस्फेक्शन पावर रहता है कंज्यूमर को हर यूनिट कंज्यूम करने पे, दैट इज नोन एज यूटिलिटी। फिर कंज्यूमर बिहेवियर को समझने के लिए कि वो अलग अलग चॉइसेस क्यों बनाता है, उसको हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, जिसमें हमने देखा मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी की हर एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने पर कंज्यूमर की यूटिलिटी जो है डिक्रीज होती जाती है। उसमें हमने टोटल यूटिलिटी देखा। देन उसी से ही हमारा आया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी, जिससे यूटिलिटी जो है डिक्रीज होती जाती है, नेगेटिव होती जाती है। ठीक है। फिर हमने देखा कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है और उसके इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस। सो ऑल अबाउट दिस जो हमने आज पढ़ा है, इसको आप रिवाइज कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो यू मे आस्क, कमेंट सेक्शन इज फॉर ऑल योर्स। एंड अगर आपको कंटेंट यूजफुल लगा हो, आपको इससे मदद मिली हो, देन काइंडली सपोर्ट अस बाय लाइकिंग द वीडियो, शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स ताकि उनको भी मदद मिल सके, एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को टू मोटिवेट अस। विद दिस थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।